एक जबरदस्त खेल शुरू हुआ था जिसका अंदाजा जिया को हो चुका था। यकीनन कोई ऐसी बात थी जो दिमाग के परखच्चे उड़ाने की ताकत रखती थी। तावड़े का अचानक ही बदला हुआ रूप सुल्तान और जिया दोनों को आंख में कंकर की तरह चुभा था। जिया ने सूचक नजरों से सुल्तान को देखा। जिया की बात को सुल्तान समझ गया। जो होगा देखा जाएगा, यही बात दोनों ने मन में ठान ली। तावड़े की गाड़ी पहाड़ियों के रास्ते में तेजी से भाग रही थी। उसका चुप हो जाना जैसे किसी बड़े आने वाले तूफान का अंदेशा था। कामदेव ने पूरे प्रदेश पर अपना जादू बिखेरा था। इन वादियों में प्रवेश करने वाला कोई भी इंसान पुष्प धनवा के झांसे में आए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति का अप्रीतम सौंदर्य, बहते झरनों का कल कल निनाद, हर वक्त गूंजने वाली पंखियों की तरह तरह की संगीतमय लयबद्ध आवाजें, और उन्हीं आवाजों से अपना वजूद बनाकर पड़घम की तरह पहाड़ियों से वापस लौटते जादुई सूर्य किसी के भी मन को अद्भुत शांति प्रदान करने तत्पर रहते हैं। ढलते सूरज की लालिमा पहाड़ियों से गिरने वाले झरनों की चमक बढ़ा देती थी। हालात ऐसे थे कि जिया और सुल्तान के मन को भव्य सौंदर्य से लदे नजारों का जादुई जलवा छूने में विफल साबित हुआ। रास्ता बहुत ही दुर्गम और गड्ढे टेकरों वाला होने की वजह से गाड़ी बहुत उछल रही थी। एक ऊंचे हरे भरी पहाड़ी की तलहटी तरफ बढ़ती गाड़ी को देखकर सुल्तान से रहा न गया। सर, आप बता सकते हैं हम इस वक्त कहां जा रहे हैं? तावड़े के होंठ दांतों तले भींच गए। सुल्तान का सवाल जैसे जरा भी उसे अच्छा ना लगा हो। सुल्तान की नजरें जिया पर पड़ी। सब कुछ समझ गई हो ऐसे उसने होंठ पर उंगली रखकर सुल्तान को चुप रहने का इशारा किया। उसे यकीन हो गया था कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। जंगल में कहीं कहीं आदिवासी लोग घूम रहे थे। हाथों में धनुष लिए घनी झाड़ियों में छुपते वह किसी शिकार की फिराक में थे। जिया को लगा गाड़ी को देखकर वो शायद छुप रहे थे। जिया के भीतर अनजाने खौफ ने पैर पसारना शुरू कर दिया। पर्वत से सटी विशाल चट्टान के पास गाड़ी रुक गई। चट्टान जितनी ऊंची थी उतनी ही चौड़ी भी थी। कुदरत की कारीगरी का यह बेनमून मंजर था। फिर भी आगे का नजारा इंसानी कारीगरी की शान में जैसे गजले बयां कर रहा था। आगे के छोर पर दो छोटे छोटे पत्थरों को मूर्तियों में तब्दील कर दिया गया था। सीधा रास्ता था जो अंदरूनी पत्थर की बड़ी चट्टान में गुफानुमा प्रवेश मार्ग से भीतर चला गया था। दूर से देखने पर अंदर स्याह अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यही एक जगह है जहां हमें गुलशन होने की संभावित शक्यता है। तो फिर सर, क्या आप श्योर नहीं हैं? सुल्तान के भव्य तंग हो गए। जैसे सुल्तान ने कोई जोक सुनाया हो ऐसे वह हंसने लगा। एकदम खुली हंसी। वादियों में गूंजने वाली उस हंसी की गूंज शीशे की तरह दोनों के कानों में उतर रही थी। आने वाली मुसीबत को पहले से जिया ताड़ चुकी थी, मगर उसकी समझ में अब तक यह बात नहीं आई थी कि तावड़े में आए बदलाव का कारण क्या था। आखिर तावड़े कौन सी फिराक में था? फिलहाल तो वह एक पुलिसिया ना होकर कोई शातिर दिमाग वाला अघोरपंथी ज्यादा लग रहा था। चुपचाप वह आगे बढ़ गया। सुल्तान और जिया के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहां तक के सफर को देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल भरा रहा, क्योंकि ज्यादातर कहीं रास्ता ही नहीं था। बड़ी बड़ी घास की वजह से भू सपाटी समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी तावड़े इस रहस्यमयी गुफा तक ले आया था। उसके दिमाग में कोई तो गुत्थी जरूर थी। उसकी भयानक हंसी इस बात की गवाही दे गई थी। गुफा के अंदरूनी हिस्से में मुख्य द्वार पर एक बड़ा गोल पत्थर इस तरह से रखा था कि कोई चाहकर भी उसे हटा नहीं सकता। जिया और सुल्तान की आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब तावड़े ने अकेले ही उस पत्थर को अपनी जगह से हटा दिया। दुर्गंध का एक बड़ा गुब्बारा बाहर निकला। सुल्तान और जिया को अपनी नाक बंद कर लेनी पड़ी। तावड़े तेजी से भीतर चला गया। काफी अंधेरे की वजह से जिया सुल्तान को पूछने लगी, अब क्या किया जाए? बहुत ही डरावनी जगह है। जिस तरह से वो अंदर गया है, लगता है इस जगह को बखूबी जानता है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मुझे नहीं लगता कि यहाँ गुलशन होगी। आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? जिया ने गौर से सुनते हुए पूछा। कैसी आवाजें? सुल्तान जैसे बौखला गया, जैसे बहुत सारी मधुमक्खियां पत्थर की दीवारों पर मंडरा रही हों। नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जिया ने आंखें बंद करके किसी का स्मरण किया, फिर भीतर कदम बढ़ाते हुए बोली, चलिए भीतर देखते हैं।
यह बदबू इस बात की गवाही दे रही है कि गुफा के अंदर कुछ तो जरूर है। सुल्तान ने जिया के पीछे चलते हुए अपने मोबाइल टॉर्च से रास्ता प्रकाशित किया। जिया भी मोबाइल टॉर्च से रास्ता और पत्थर की दीवारों को देख रही थी। बहुत बड़े हॉल जैसी गुफा थी। मिट्टी का कहीं नामो निशान नहीं था। जिस पर चल रहे थे वह रास्ता भी रेड पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर ही था। ये तावड़े कहाँ चला गया? हैरानी जिया के लफ्जों में थी। मैं भी वही सोच रहा हूँ। दूर दूर तक कोई भी हलचल नहीं है। जिया को लग रहा था जैसे अभी कहीं से कोई बड़ा सा चमत्कार उड़कर अचानक आएगा। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था। पत्थर की दीवारों पर लिलप जमी हुई थी। उस पर जगह जगह पानी के बहाव जैसे निशान थे। जिया और सुल्तान ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर दो रास्ते थे। पहाड़ के नीचे इतनी बड़ी गुफा का राज तावड़े के अलावा किसी को भी मालूम नहीं होगा, वरना यह गुफाएं काफी मशहूर हो जाती। सुल्तान की बात काटते हुए जिया बोली, अंकल मुख्य द्वार को भूल गए आप? बाहर दो छोटे छोटे पत्थरों को पहरेदारों की तरह इंसानी मूर्तियों में तब्दील कर दिया गया है। उससे साफ जाहिर है कि कभी ना कभी इस गुफा का राज इंसानों को मालूम था। जिया की बात पूरी तरह सुल्तान के भेजे में उतर गई। वो सही कह रही थी। सुल्तान और जिया की फूसफूसाहट के अलावा वहां सन्नाटा जानलेवा था। एक पल के लिए जिया रुक गई। दो रास्ते हैं तावड़े, किस तरफ गया होगा पता नहीं। उसके पीछे आवाज नहीं लगानी है, हम उसे ढूंढ लेंगे, सुल्तान ने आत्मविश्वास से कहा। चुपचाप दोनों ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए कि कहीं से हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थीं। सुल्तान ने जिया का हाथ पकड़ लिया, अपने कान पर हाथ रखकर इशारा करते हुए बताया। जिया के शरीर में इस वक्त खौफ की लहर दौड़ गई। उसके बदन का रोइयां रोइयां खड़ा हो गया। सुल्तान दोनों रास्तों पर जाकर सुनने की कोशिश करने लगा। तय करना जरूरी था, आवाज किस दिशा से आ रही थी। जिया ने सुल्तान का हाथ खींचते हुए गुफा के राइट साइड वाले रास्ते की ओर अपना हाथ बढ़ाया। कदम आगे बढ़ाने में सुल्तान के पैर कांपने लगे थे। अगर कुछ अनहोनी होती है तो स्व बचाव के लिए कोई हथियार भी तो नहीं था। सुल्तान डगमगाते हुए अंधेरे में आगे बढ़ा। कहीं दूर हल्की हल्की सीटियां बज रही थीं। आगे खतरा भांपकर जिया चिखी, अंकल जी रुको। आगे कुछ है? सुल्तान ने हड़बड़ाहट में मोबाइल टॉर्च का फॉक्स इधर उधर घुमाया। उन्हें कुछ नजर नहीं आया। कहीं दूर दूर चमकगाड़ की फड़फड़ाहट सुनाई दी। अचानक पत्थर के पीछे से कुछ भारी वजनदार जापट सुल्तान की पीठ पर लगी। उसके मुख से आह निकल गई। अंधेरे में कुछ भी समझ आता उससे पहले वो फर्श पर लुढ़क गया था। मोबाइल भी हाथ में थे, कहीं गिर गया। सुल्तान का एक हाथ किसी लिस्सी गोल सपाटी पट रेंगने लगा। कुछ समझ में आते ही घबराकर उन्होंने अपने हाथ को सीने से लगा लिया। मन मानने को तैयार नहीं था। वहां भारी मात्रा में बदबू फैली हुई थी। अंकल, अंकल जी! काफी डरी हुई जिया मोबाइल की फ्लैश लाइट से उजाला करती उनके पास आकर रुक गई। सामने जो मंजर नजर आया किसी भी कमजोर दिल इंसान की धड़कनें रोक देने लिए काफी था। सुल्तान भी संभल कर पीछे भागा। उसे देखकर जिया ने अपने मुख पर हाथ रख दिया। व्हाइट कलर का एक बड़ा अजगर चमचमाती बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। उसके मुख में गुलशन की आधी बॉडी नजर आ रही थी, आधी वो निगल चुका था। सुल्तान और जिया ने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा अजगर नहीं देखा था। शायद वह 20 फीट से भी ज्यादा लंबा था, जिसने पूरी गुफा को घेरा था। वह गुलशन है जिया, सुल्तान ने कसमकसाकर कहा। तावड़े अचानक क्यों बदल गया था? अब वह बात दोनों की समझ में आ गई। धीरे धीरे वह अजगर गुलशन की बॉडी को निगल रहा था। एक बात पक्की है जिया, गुलशन को निगल जाने के बाद यह हमको भी अपनी खुराक बना ले। इससे पहले भागो यहां से। सुल्तान ने अपने कदम पीछे हटाए। बदबू की वजह से जिया की हालत खराब हो रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे ही वापस मुड़े कि कुछ दूरी पर पीछे तावड़े खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डराने वाली थीं। उसके मुख से निकलने वाली हंसी गुफा में गूंजने लगी। उसके दांत अंधेरे में चमक रहे थे। बहुत बुरी तरह दोनों फंस चुके थे। इत्मीनान से वह एक तरफ गुलशन की बॉडी को निकल रहा था तो सामने ही जिन्नात के झांसे में आकर बदला हुआ तावड़े खड़ा था, जिसके सर पर मौत सवार थी। आखिर तावड़े जिन्नात के झांसे में कैसे आ गया? जिया और सुल्तान अपनी जान बचाकर गुफा से निकल पाएंगे? एक बार फिर से जिया जिन्नात को मिटा पाएगी? प्रेतात्मा बनकर बदले की आग में जलने वाली गुलशन अब की फिराक में थी। जिन्नात का वह बेटा क्या किसी को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला था?
इन सारे सवालात का जवाब जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।